नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, नेपाल में जो मौजूदा उनके प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, वो बहुत ही बौखलाए हुए हैं। वो नहीं, उनके साथ जो दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी, जो दूसरे फैक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके नेता भी जो है, बड़े नेता जो है, वो सारे बौखलाए हुए हैं। एक आदमी जो कि पूर्व राजा हुआ करते थे, कौन? ज्ञानेंद्र शाह। सिर्फ उनके सपोर्ट में लोग आ गए थे सड़कों पे, वो भी रविवार के दिन। ज्ञानेंद्र शाह जो पूर्व राजा हुआ करते थे नेपाल के, वो अपना दौरा जो है, एक जो रिलीजियस, जो पिलग्रिमेज जिसे बोलते हैं, वो ख़त्म करके वो वापस आए। तो जब वो त्रिभुवन एयरपोर्ट में उतरे तो उनके स्वागत में हज़ारों की तादाद में लोग आ गए। इतनी भीड़ उमड़ पड़ी, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो उनके स्वागत में लोगों ने बहुत सारे नारे लगाए कि हमें राजशाही वापस चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये जब हो गया तो भीड़ ही भीड़, और राजा जो थे उनके स्वागत में लोगों ने इतना खुशी जताया कि पूछिए मत। तो ये एक संकेत है, ये संकेत है नेपाल के भीतर कि कहीं राजशाही वापस तो नहीं आ रही है। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो राजा ज्ञानेंद्र जो है वो आके पहुंच गए, भीड़ उमड़ पड़ी। कहा जाता है कि सड़कों पे इतना जाम लगा था कि काठमांडू एक टूरिज़्म का जो है शहर है, तो टूरिस्टों के लिए भी प्रॉब्लम हो गया था उस वक्त। तो लोगों, जो सड़कों पे जो लोग थे वो आम आदमी थे, ना कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो कि बैक्ड बाई जो मुनार्क जिसे कहा जाता है, राजशाही, वो पार्टी भी नहीं थी। ऐसे आम आदमी वो सड़कों पे उतर आए थे उनके सपोर्ट में, राजशाही के सपोर्ट में। अब लोगों को लग रहा है कि ये जो सरकारें नेपाल में चल रही हैं ये बिल्कुल नाकाम सरकारें हैं, अब उनको राजशाही वापस चाहिए ही चाहिए। देखिए, नेपाल का जो आम आदमी है ना, वो तो बेवकूफ़ नहीं है। और ये जो केपी शर्मा ओली की सरकार हो या प्रचंड की सरकार हो, पूर्व प्रचंड की सरकार हो, ये कम्युनिस्ट है। तो अब लोगों को पता चल गया है कि ये एकदम नाकामी सरकार है, ये सिर्फ चाइना के इशारों पे काम करती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो नेपाल में जो ये डेमोक्रेसी भी आया है, ये चाइना ने करवाया था। राजशाही को ख़त्म किसने करवाया था? ये कम्युनिस्ट चाइना ने करवाया था। तो लोगों को अभी पता चल गया है इस बात पे, क्योंकि ना देखिए 2008 में उनके यहाँ प्योर डेमोक्रेसी आया, एक प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 2008 से लेके 2025 मार्च तक कितनी सरकारें बदली हैं नेपाल में? 13 सरकारें बदली हैं। तो इतने कम साल में, दिनों में इतने सरकारें बदलना एक स्थिरता की ओर इशारा नहीं करता है ना। तो लोगों को भी समझ आ गया है कि ये जो आयाराम गयाराम वाले जो कम्युनिस्ट हैं, ये एक्चुअली क्या है, चाइना के बैकिंग से चलते हैं। चाइना क्या करता है? चाइना एक प्राइम मिनिस्टर बनाता है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर उसको पसंद नहीं होता है, उसके मुताबिक वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हटा देता है, फिर दूसरे को बिठाता है। तो यही प्रोसेस है। अब देखिए, नेपाल में राजशाही 240 साल पुराना है, और राजशाही भी, वो भी हिंदू राजा, एक हिंदू परिवार का राजा जो है वो राजा, नेपाल का राजा हुआ करता था। अब 240 के जो हिंदू परंपरा को किन लोगों ने ख़त्म करा है? कम्युनिस्ट चाइना ने ख़त्म करा है। और उसका साथ किसने दिया है? ये पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, और ये कम्युनिस्ट है। ये क्या है? ये एथिस्ट हुआ करते हैं। एथिस्ट मतलब नास्तिक, ये किसी भी जो है रिलीजन पे विश्वास नहीं करते हैं। तो अब इनको हिंदुइज्म में क्या विश्वास है? नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, चाइना के साथ मिलके उन्होंने जो है जो राजशाही को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो उसका जब डेमोक्रेसी वो लेके आए, पूरा डेमोक्रेसी लेके आए, उन्होंने पहला काम क्या किया?
उन्होंने सेक्युलरिज्म को इंट्रोड्यूस किया। आज के डेट में आप देखेंगे कि नेपाल एक सेक्युलर राष्ट्र है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करती है या बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। तो ये कारण है कि कम्युनिस्ट चाइना और ये नेपाल के जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, इन्होंने जो है हिंदुइज्म को ख़त्म करने का ठान लिया है। मेरे पिछले वीडियो भी देख लीजिए, मैंने जो कहा था, जो ये केपी शर्मा ओली क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ मिलके कैसे हिंदुइज्म को ख़त्म कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप मेरे पिछले वीडियो नेपाल के ऊपर मैंने जो बनाया है उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तथ्यों के साथ। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। और अगर हम नेपाल के इतिहास की भी बात करें तो नेपाल के इतिहास में देखा जाए तो ये उनके यहाँ जो राजा हुआ करते थे पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने क्या किया था, वो छोटे छोटे जितने भी देश हुआ करते थे उनको उन्होंने जीता और फिर 1768 में उन्होंने नेपाल राज्य का स्थापना किया। तो वो पहले जो है ये शाह जो डायनेस्टी का, वो पहले इतने बड़े राजा बने और फिर 1800 के बाद वो रीजेंसी रहा, फिर प्राइम मिनिस्टरशिप रहा, फिर लेकिन उन्हीं के जो है डायनेस्टी के राजा बने रहे। और फिर 1950 में आके जो राजा त्रिभुवन शाह, उन्होंने अपना बागडोर संभाल लिया नेपाल का, और वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला था देश को और आगे लेके चले थे वो। फिर उसके बाद उनके बेटे राजा महेंद्र आए, फिर महेंद्र के बाद राजा वीरेंद्र विक्रम शाह आए। तो उनका जो है आप लोगों को पता है कैसे चाइना के बैकिंग से उनके पूरे परिवार को ये कम्युनिस्ट्स ने ख़त्म करा है एक कॉन्स्पिरेसी करके, तो सबको पता है ये बात। तो उसके बाद जब ज्ञानेंद्र शाह बने तो उनको मौका मिल गया। तो जो भी ये जितने भी गड़बड़ी, एक्चुअली जब राजा वीरेंद्र विक्रम शाह हुआ करते थे 1990 में, तभी से कम्युनिस्ट शुरू कर दिया था कम्युनिस्टों ने ये, और चाइना का बैकिंग पूरा हुआ करता था। ये प्रचंड जो आज बहुत भोले बन के फिरते हैं, उन्होंने क्या गुल खिलाया है सबको पता है। ये केपी शर्मा क्या है वो सबको पता है। तो कोई ये कहानी बताने वाली बात नहीं है, और जिसको पता भी नहीं है वो थोड़ा इतिहास खंगाल ले तो सब कुछ पता चल जाएगा। ये प्रचंड क्या है, ये केपी शर्मा ओली क्या है, और ये नेपाल देश को बिल्कुल चाइना के हाथों कैसे बेच रहे हैं, ये सबको पता है। अब इनके भीतर भी पावर स्ट्रगल चल रहा है। केपी शर्मा ओली, प्रचंड, माधव कुमार नेपाल ये कर रहे हैं। अब देखा जाए, अब देखना पड़ेगा कि नेपाली कांग्रेस क्या चाहती है, वो भी बात है। और दूसरे जितने भी छोटे मोटे दल हैं, सबको पता है कि ये करप्शन में लिप्त है। ये जितने भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई हैं आज तक, सारे चाइना के साथ हाथ मिला के करप्शन में लिप्त है। अब देखिए प्रोजेक्ट्स जो बनाए हैं, जिन प्रोजेक्ट से कोई कमाई नहीं हो रही है, वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाया है चाइना के साथ मिलके, और पैसे भरपूर कमाए हैं। तो लोग क्या ऐसे अंधे बैठे हैं कि वो नहीं समझते हैं। तो हुआ क्या, जब राजा ज्ञानेंद्र जब पहुँचे 2 महीने के दौरे के बाद, तो पहली बात क्या हुई पता है आप लोगों को? जब जर्नलिस्ट्स पूछे सड़कों पे कि आप लोग क्या राजा ज्ञानेंद्र शाह के जो सपोर्ट वाले पार्टी, जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के मेंबर हैं, लोगों ने कहा कि नहीं, हम वो लोग हैं जो कि 2008 में इन्हीं राजा के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया कि राजशाही हटाओ और डेमोक्रेसी लाओ। हम वही लोग हैं, लेकिन आज दोबारा से हमें सड़कों पे उतरना पड़ा, क्योंकि ना ये कम्युनिस्ट जो है ये बिल्कुल हमारे देश को ख़त्म कर रहे हैं, दीमक की तरह वो खा रहे हैं। बिल्कुल जो नींव है देश का, उसको बिल्कुल खोखला कर चुके हैं ये कम्युनिस्ट। वरना देखिए 2008 से 2025 के बीच 13 सरकारें बदली हैं, क्यों ना? वो एक बाद एक कमाई करते जा रहे हैं, चोरी करते जा रहे हैं, फिर सरकारें गिर रही हैं इसी तरह से। तो यही माहौल है नेपाल में। अब इतने बौखलाए हुए हैं ये कम्युनिस्ट नेता, मैं बता रहा हूँ, मज़ेदार किस्से हैं ये। तो हुआ क्या, ये आपके सबसे डरा हुआ, सबसे बौखला हुआ कौन है, जो कि सबसे गड़बड़ी फैलाता नेपाल के भीतर? ये माओइस्ट सेंट्रिक वाला जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंट्रिक पार्टी, उसके नेता कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड।
तो वो नेपाल के दौरे पे निकले थे। तो उन्होंने ये जब हो गया, ज्ञानेंद्र के सपोर्ट में इतने लोग आ गए सड़कों पे। देखिए, अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि 4 लाख लोग आए थे। अब एक न्यूज़ एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस, वो बोल रहा है कि 10,000 लोग आए, लेकिन हर कोई अपना अपना जो है नंबर गिना रहा है। तो जब इतने लोग आ गए हैं सड़क पे एक राजा के सपोर्ट में, तो प्रचंड जो है बौखला गए, वो अपना दौरा स्थगित कर दिया, वो भागे भागे वापस काठमांडू आ गए। काठमांडू आके उन्होंने मीटिंग करना शुरू कर दिया। जितने जो कम्युनिस्ट दल है, जैसे कि आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो आपका यूनिफाइड सोशलिस्ट है माधव कुमार नेपाल वाला, फिर सोशलिस्ट पार्टी वगैरह, जितने भी उनके जो मैं क्या ही बोलूँ, जो अलायंस वाले लोग हैं प्रचंड के, उनके साथ उन्होंने मीटिंग शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया है भाई, कहीं हमें तो खतरा नहीं है। जैसे कि मैंने गड़बड़ी फैलाई थी उस वक्त और राजशाही को ख़त्म करवाया था, कहीं ये लोग हमारे को तो ख़त्म कर नहीं देंगे। तो ये डर बैठ गया है। केपी शर्मा ओली अब क्या बोल रहे हैं? देखिए, केपी शर्मा ओली ने क्या गेम खेला है मैं बता रहा हूँ। केपी शर्मा ओली ने क्या किया था, जब रैली चल रहा था ना, तो अपने लोगों को भेजा उस रैली में। हमारे जो भारत के जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी, उनके पोस्टर्स जो है वो कुछ लोगों को लेके खड़ा कर दिया और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ फिर बाद में निकल के बोल रहे हैं, देखा ये फॉरेन हैंड, भारत का हाथ है इस रैली में, ये है वो है, मतलब भारत के खिलाफ। एक्चुअली में क्या है, देखिए, चाइना के एजेंट है ये सारे कम्युनिस्ट जितने नेपाल में बैठे, चाइना के एजेंट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छा मौका है भारत के ऊपर दोष देने के लिए कि ये जो है भारत करवा रहा है। तो क्या किया, योगी आदित्यनाथ जी, सटा हुआ है नेपाल अब एकदम। देखिए, ये ठहरे कम्युनिस्ट, अपने आप को शर्मा बोल रहे हैं हम ब्राह्मण हैं। भाई तुम करते क्या हो, ये जनजातियों के लिए या मधेशियों के लिए? करते तो कुछ नहीं हो, उनको छोटे जात के अभी भी मानते हो। शर्मा घर के अंदर वो ब्राह्मण, जब चाइना के सामने जाते हैं, भाई हम कोई रिलीजन नहीं मानते हैं, हम नेपाल में हिंदू जो है रिलीजन को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, ये वो चाइना को बता के आते हैं और फिर ये सारी चीज़ें करते हैं। वो कैसे, हिंदू धर्म ख़त्म हो, बौद्ध धर्म ख़त्म हो नेपाल के भीतर। तो अब उन्होंने क्या किया, ये विदेशी हाथ है, ये केपी शर्मा ओली ये चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया इन्होंने। तो कम्युनिस्ट सभी बहुत बौखलाए हुए हैं। और ठहरी बात, हम अगर शेर बहादुर देवबा जी की बात करें नेपाली कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि भाई देखो, ऐसे तो राजशाही के सपोर्ट में ऐसे रैली निकलती हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सही में। लेकिन ये कम्युनिस्ट इतने क्यों बौखलाए हुए हैं? देखिए, शेर बहादुर देवबा जी जो हैं वो तो ये केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लेकिन एकदम रिलैक्स्ड है, काम है। ये लोग क्यों, कम्युनिस्ट क्यों इतने बौखलाए हुए हैं? क्योंकि ना उनको पता चल गया है कि अभी जो है कम्युनिस्ट जो है अभी नेपाल के लोग उनको खदेड़ बाहर करेंगे। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि चाइना का जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल अभी ख़त्म हो रहा है, डिफ्लेशन की ओर जा रहा है अभी चाइना की इकोनॉमी। तो इस बात को लेके अब इनको पता चल गया है कि चाइना इतनी मदद इनकी कर नहीं सकता है। ऊपर से अमेरिका जो है चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, तो कि चाइना की जो हालत है बिल्कुल बहुत ही बुरा है अभी। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलना संभव नहीं है केपी शर्मा ओली को, तो ये भी बात है। और जैसे ये केपी शर्मा ओली जैसे बोल भी रहे हैं कि कि ये जो राजशाही वापस नहीं आ सकती है, या ये ज्ञानेंद्र कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए, पावर चाहिए, तो एक काम कीजिए, आप इलेक्शन लड़के आइए। भाई 240 साल से उनका परिवार राज कर रहा था नेपाल के ऊपर। देश नेपाल बनाई था पृथ्वी नारायण शाह ने, उन्होंने बनाया था नेपाल को, उनके पूर्वज ने बनाया था। तो कहाँ से उड़ के आ गए ये कम्युनिस्ट
वो भी चाइना बैक्ड। चाइना खुद जो है ना, वो भी ऐसे ही राजा ने इकट्ठा करके एक देश बनाया था। फिर ये माओ सेडुंग आया, जो है देश के भीतर अराजकता फैलाया, ऐसे ही जैसे प्रचंड करता था ना नेपाल के भीतर, वैसे माओ सेडुंग 1940 के दशक में करता था ये सारी हरकतें। तो ये कम्युनिस्ट्स के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अब मौका मिला है, अभी नेपाल की जो जनता है उनको मौका मिला है। अभी जो है देखिए, लोग बोलते हैं कि ये राजा ने जनजातियों के लिए क्या किया था, मदेशियों के लिए क्या किया था, इनके लिए क्या किया था, सिर्फ ये आर्य के लिए करते हैं, ये जो है इस तरह की बात करते हैं। भाई तुम लोग तो 2008 से 2025 के बीच तुम लोगों ने क्या किया है? तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। तुम कम्युनिस्ट ने कुछ नहीं किया लोगों के लिए। जनजातियों के साथ क्या सुलूक करते हो लोगों को पता है, मदेशियों के साथ क्या किया है मदेशियों को भी पता है। तो तुम लोग जो है ना, जो दिखाते हो हम कितने अच्छे हैं, हम गरीबों के लिए सोचते हैं, एक्चुअली में तुम अपने पॉकेट भरते हो और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। अब नेपाल के लोग जो है वो जागृत हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि ये कम्युनिस्ट जो है वो बिल्कुल देश को ख़त्म करके रखी। देखिए, एक प्रेसिडेंट बनाया था, कोई सेंटर ऑफ पावर होगा और उसके इर्द गिर्द जो है एक सरकार चलेगी। जिस दिन से गया है ये राजशाही, नेपाल में कोई गवर्नमेंट टिक नहीं रहा। एक राजा होता था तो राजा को लोग मानते थे, तो राजशाही जो था वो कंट्रोल में रखता था। एक पॉलिटिकल एक सिस्टम था जो कि फंक्शन कर रहा था। जिस दिन से राजशाही गया बिल्कुल चरमरा गया है नेपाल। ये कैसी बात है? हम भारत का पड़ोसी है नेपाल। हम कभी देख सकते हैं एक देश बिल्कुल ख़त्म हो जाए? कभी हो सकता है क्या? एक कम्युनिस्ट ख़त्म कर देंगे, हम ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? मैं तो कहूँगा भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करे और जो है नेपाल के लोगों की मदद करे। वो जो चाहते हैं उसको वो दिलाने में मदद करे भारत भी। तो यही सब है अभी नेपाल के भीतर। देखते हैं आगे चल के क्यों ना। देखिए, अब नेपाल में ज्ञानेंद्र शाह धीरे धीरे अगर वो पार्टी भी फॉर्म करते हैं और पार्टी फॉर्म करके वो अगर उनको चैलेंज भी करते हैं केपी शर्मा ओली को, शायद वो जीत भी सकते हैं। अभी जो है 15-16 सीट शायद हैं ये राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का, लेकिन क्या मालूम, अब लोग जो हैं तंग आ चुके हैं ये कम्युनिस्ट से। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। तो ये तो एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा, लेकिन राजशाही वापस आ सकती है अगर नेपाल के लोग कोशिश करेंगे और दृढ़ संकल्प लेंगे कि हाँ, हमें राजशाही वापस चाहिए और हम देश की जो है उन्नति चाहते हैं और देश कैसे आगे बढ़े। और नेपाल अपना जो पूर्व जो हिंदू राष्ट्र था वो वापस लेके आए। क्यों ना, एक ही हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हम भारत के लोग बहुत दुखी हैं कि हमारा देश जो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। हम चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र फिर से बने, और हिंदू राष्ट्र एक ही हिंदू राष्ट्र था उसको भी सेकुलर कर दिया। बहुत दुख की बात है ये। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।